अच्छा, एक और फैक्टर जिसकी हमने बात नहीं की, अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति वार्ता में बात क्यों नहीं बनी? लेबनान इसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण भी था। ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस में लेबनान में सीज फायर भी शामिल था। लेबनान पर इजराइल के हमले रुके हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई क्योंकि लेबनान के खिलाफ इजराइल ने अपने पूरे ऑपरेशन को अभी तक रोका नहीं है। 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर खूब बॉम्बिंग की है। हिजबुल्लाह के 2 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को तबाह करके ही रहेगी। और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि भाई ईरान को कुछ देने के लिए कि भाई लेबनान पे भी हम आगे बढ़े हैं। इजराइल से अमेरिका ने ये कहा कि तुम बेरूत पर हमला मत करो, राजधानी पर हमला मत करो, जिसको वो साउथ लेबनान कहते हैं, जहां में कुछ 10 किलोमीटर तक अपने सीमाएं बढ़ाना चाहता है इजराइल, ग्रेटर इजराइल का एक लक्ष्य लेकर के। कहा तुम साउथ लेबनान में जो करना है करो, लेकिन राजधानी पे बेरूत पे हमला मत करो। और कल हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने भी थोड़ा सॉफ्ट होने का ये इशारा दिया था कि भाई मेरी परमिशन के बगैर कोई बॉम्बिंग जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए अमेरिका से समझौता कुर्बान कर देगा ईरान, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। और देखिए, सिर्फ ये कारण कि लेबनान में जो है इजराइल अटैक कर रहा है, सिर्फ यही कारण नहीं है, 2-3 बड़े कारण है। एक तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर चलाएं, जिसके लिए ईरान राजी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल जो उन्होंने एनरिच कर रखा है उसको हैंड ओवर करें। और वो बात तो है ही कि आप आगे जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और ये सब बातें हैं। दूसरा, ईरान का ये भी कहना था कि भाई हमारे को जो आपने तोड़ फोड़ की है, हमारे यहाँ जो बर्बादी की है, उसका भरपाई कैसे होगी? या तो आप जो हमारे फंड्स फ्रीज हुए हैं बाकी देशों में, आसपास के देशों में, उनको रिलीज करिए। तो उसके लिए अमेरिका तैयार भी था कि उसको एक सर्टन वे में, एक ग्रेजुअल वे में उसको रिलीज किया जाए। लेकिन लेबनान, फिसाइल मटीरियल और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पर बिल्कुल सहमति नहीं। तो इन सब चीजों पर सहमति ना होने के कारण अमेरिका क्या मांग रहा है कि अपना सारा यूरेनियम जो है वो आप हमको दे दीजिए? बिल्कुल, या तो हमें दीजिए या किसी और को दीजिए। अच्छा। और दूसरा ये कि आप जो अपना मिसाइल प्रोग्राम है उसे खत्म करिए। तो ये सारी बातें किसी भी हालत में ईरान नहीं मानेगा और ऐसे में किसी और समझौते के लिए जो है वो आगे बातचीत हो सकती है, लेकिन ये चीजें रेड लाइंस हैं। ओके, अभी देखिए दूसरा जो एक मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो फिर एक बहुत बड़ा फ्रंट होगा अगर ये खुल गया तो। शांति वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और ना बढ़ जाए, क्योंकि टर्की ने, या तुर्की है जिसको कहने लगे हैं हम लोग, वो इसने इस जंग में कूदने के संकेत दे दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति नहीं होती इजराइल के कारण, तो तुर्की इस युद्ध में शामिल होगा। अब इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी जवाब आ गया। नेतन्याहू ने एर्दोगान के बारे में कहा कि हमारी लड़ाई ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। हम एर्दोगान जैसे नहीं हैं जो अपने लोगों की हत्या करते हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारे लोगों की हत्या करते हैं। और एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर ये शांति वार्ता फेल होती है इजराइल की वजह से, तो फिर तुर्की को भी इजराइल के साथ उलझना पड़ेगा या इस युद्ध में आना पड़ेगा। आप सुनिए नेतन्याहू को। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak ये माफ कीजिएगा, ये एर्दोगान का बयान था, मैंने आपको नेतन्याहू कह दिया गलती से। एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर शांति यहां नहीं होगी तो फिर इजराइल को काबू में करने के लिए हमको भी यहां इस युद्ध में ना आना पड़े। तो और तुर्की कोई हल्का देश नहीं है त्रिपाठी जी। तुर्की बात नहीं, बिल्कुल हल्का देश नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि क्या तुर्की इजराइल से झगड़ा करने वाला है? क्योंकि तुर्की भी तो नाटो का मेंबर है। तो क्या तुर्की जो है वो इजराइल से झगड़ा करने वाला है? और क्या अगर ये युद्ध होगा तो पूरी तरह से जो पूरा वेस्ट एशिया का डायनेमिक्स है वो बदलेगा? क्योंकि अगर अभी देखें तो ट्रंप के एक तरह से जो उन्होंने बैक कर लिया अपने आप को, उसके बाद कहा ही जा रहा है कुछ डायनेमिक्स बदलने वाला है। वो किस तरह से बदलेगा? और उसके बीच में जरा आप सोचिए कि अभी जब हम ये सब कह रहे हैं तो सऊदी का स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है। पिछले कुछ समय से वही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि इजराइल और तुर्की की लड़ाई होगी ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुर्की भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो डायनेमिक्स जरूर बदलेगा। सर, हैरानी